हेलो फ्रेंड्स, हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट किया, जिसमें डीएनए की संरचना देखी, न्यूक्लियोटाइड का बनना देखा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का बनना देखा कि किस प्रकार से डीएनए की एक श्रृंखला 5' to 3' चलती है और दूसरी श्रृंखला विपरीत दिशा में 5' to 3' चलती है। तो दिस इज द कंप्लीमेंटरिटी या एंटी पैरेललिटी। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है, यानी कि एक 5' या 5' to 3' चलती है तो दूसरी उल्टी साइड से 5' to 3' चलती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे ये एक रोड है, बीच में एक डिवाइडर है, तो एक पर साधन इधर जा रहे हैं और एक पर व्हीकल जो है वो इधर आ रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन होती है। ठीक है, दिस इज द 5' to 3'। आज हम और भी डीएनए के जो कैरेक्टर्स हैं वो देखेंगे। लाइक हमने पढ़ा है कि भाई ए और टी के बीच में द्विबंध का निर्माण होता है, जी और सी के बीच में 3 बंधों का निर्माण होता है। तो ये भी हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा ओरिएंटेशन है, कौन सा विन्यास है, स्पेशल विन्यास इनका अंतरिक्ष त्रिविम में, जो ए और टी के बीच में तो केवल 2 ही बंध बन पाते हैं और जी और सी के बीच में 3 बंध बन जाते हैं। देखिए, एडेनिन, ये एडेनिन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है शुगर और यहाँ पर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। ये समझिए। उसके बाद अब इसको देखते हैं तो इसमें 6 एमिनोप्यूरिन है। तो यहाँ पर ये 6 एमिनोप्यूरिन है, ये NH2 समूह जुड़ा होता है। तो NH2 को हम ऐसे जोड़ सकते हैं इस तरह से, ये H है और ये H है। दिस इज द फर्स्ट। तो फर्स्ट पर N है तो N के साथ में एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और थर्ड पर भी एक नाइट्रोजन है। अब देखने को अगर हम देखें तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यानी हर जगह पर एक हाइड्रोजन होता है। ये जुड़ता है, ये एडेनिन है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ए जुड़ता है थाइमिन के साथ, तो थाइमिन को देखिए, थाइमिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसमें 5वीं पोजीशन पर CH3 होता है, चौथी, ये दूसरी, तीसरी, दूसरी और पहली, ये इसकी पहली कंडीशन है। ये इसकी दूसरी है, तो पहली पर और इस जगह पर 2 जगह पर इसमें तीसरी पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन है और इस जगह पर इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये कंडीशन होती है बॉन्डिंग की। तो ये है भाई थाइमिन T। इसमें जब हम बॉन्डिंग देखते हैं तो बॉन्डिंग के लिए केवल यही 2 ही सिरे आपस पास या आमने सामने आते हैं, एक ये है और एक ये है। इस तरह से ये वाला और ये वाला सिरा काफी दूर हैं, तो ये ऐसे या इस तरह से इनका और जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार का नहीं है, या जो विन्यास त्रिविम के अंदर है वो इस प्रकार का नहीं है कि ये आसानी से 3 बंध बना सकें। इसलिए हमेशा देखा जाए तो ए और टी के बीच में 2 बंधों का ही निर्माण होता है। एक और है भाई, ये जो है ना, ये खांच बन जाती है, खांच, तो एक ग्रूव बन जाता है, ग्रूव। एक और हम देखें साइटोसिन और ग्वानिन के लिए, तो दिस इज ग्वानिन, ये ग्वानिन है, 6 अमीनो, यहाँ पर
6 ऑक्सी आएगा और 2 एमिनो है, सॉरी 6 ऑक्सी 2 एमिनो, यहाँ में ये हाइड्रोजन और इसमें एक ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ से H है, 2 एमिनो 6 ऑक्सी, ये पहला ये दूसरा, तो इसमें यहाँ लेंगे हम 6 ऑक्सी, तो दिस इज द ऑक्सी। उसके बाद ये पांचवा और ये इस तरह से ये नाइट्रोजन यहाँ, इसमें यहाँ ये नाइट्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ है शुगर जो हम जानते हैं, इससे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब अगर इसमें आगे चलें इस वाली श्रृंखला में, तो जी से हमें जुड़ता है सी, तो सी में अगर आप देखेंगे तो सी की कंडीशन ये है, या सी का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन। इसमें इस जगह पर होता है ऑक्सीजन, इसमें यहाँ पर होता है नाइट अमीनो समूह, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से। या इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये हाइड्रोजन और इसमें ये हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये हाइड्रोजन। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बंध का जो निर्माण है वो 3 जगह पर आमने सामने होता है। यहाँ होता है, एक सामने ये आता है, यहाँ होता है, एक सामने ये आता है, यहाँ होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि A और T के बीच में दिस इज G ग्वानिन, दिस इज C साइटोसिन। इसमें अगर हम संरचना पूरी करें तो ये संरचना इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। इसमें करें तो ये संरचना ऐसे करें, ठीक है। तो ये ग्वानिन और ये साइटोसिन। ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन के बीच में हमने देखा केवल 2 ही बंध बन पाते हैं, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जी और सी के बीच में 3 बंध बन पाते हैं, क्योंकि ये जो समूह हैं, दोनों बेसिस के जो समूह हैं या क्षारकों के जो समूह हैं, वो एक दूसरे के सामने इस प्रकार से आ जाते हैं कि उनमें 3 बंध बनते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं ए और टी के बीच में ये समूह इस प्रकार से आते हैं कि केवल 2 ही बंध बन पाते हैं। तो इसलिए यहाँ हम देखें तो एक थोड़ी गहरी खांच बनती है, यहाँ हम देखें तो एक थोड़ी सकरी खांच बनती है। तो इसको हम कहते हैं मेजर ग्रुप, ये कहलाता है माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं भाई, वो कहते हैं कि किसी भी डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, चाहे वो ए है, चाहे वो सी है, चाहे वो टी है, चाहे वो जी है, उनका एक निश्चित अनुपात होता है, एक रेशो होता है। उस रेशो के अंदर ही वो पाए जाएंगे। तो उन वैज्ञानिक का नाम था चारगाफ। एडविन चारगाफ के नाम से एक वैज्ञानिक हैं, चारगाफ। ये कहते हैं कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अगर देखें तो A+T बराबर G+C होता है, या हम सिंपल रूप में लिखें तो A+T ऑब्लिक G+C का जो अनुपात है वो 1 के बराबर होता है। ये एक डाइसिमेट्रिकल डिससिमेट्रिकल रेशो है, ये एक डिससिमेट्रिकल रेशो है। अगर ये डिससिमेट्रिकल कैसे है कि यदि ये A+T बटे G+C बराबर 1, ये डिससिमेट्रिकल रेशो इस प्रकार है, डिससिमेट्रिकल। अगर मान लीजिए A और T की संख्या 1 से ज्यादा है, अगर A और T का जो अनुपात है वो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर A और T टाइप है। और अगर इसका जो रेशो है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि वो GC टाइप डीएनए कहलाता है। अगर
ए और टी, ए प्लस टी जी प्लस सी, या हम ये कह सकते हैं भाई ये अनुपात जो है वो 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे एटी टाइप डीएनए है, और अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब वो जीसी टाइप डीएनए है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ए की संख्या हमेशा टी के बराबर होगी और जी की संख्या हमेशा सी के बराबर होगी, ये निश्चित है। अगर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है रियल में, तो उस डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, ना तो एक भी कम होगा ना एक भी ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये ए की संख्या टी के बराबर नहीं है, जी की संख्या सी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर किसी में ए की संख्या टी के बराबर नहीं है और जी की संख्या सी के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, वो सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर हम देखें तो 6 जो एमिनो ग्रुप वाले बेसिस हैं उनकी संख्या 6 कीटो ग्रुप वाले बेसिस के बराबर होती है। ये भी एक चारगाफ का नियम, ये भी एक बात बतलाता है कि 6 एमिनो ग्रुप वाले जो जितने भी बेसिस हैं उन सब की संख्या 6 कीटो वाले जो बेसिस हैं उनके बराबर होती है। 6 कीटो इट मीन्स हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह वाले जितने भी बेसिस हैं उनके बराबर होती है। नेक्स्ट हम चलें तो चारगाफ ने बता दिया है भाई ए प्लस टी बटे जी प्लस सी का जो अनुपात है वो अनुपात 1 के बराबर होता है। अब हम देखते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉडल या द्विरज्जु की मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये जो मॉडल है ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसको हम वाटसन एंड क्रिक का मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में अगर हम देखें तो वही डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। अगर एक श्रृंखला 5' to 3' जा रही है, जैसे ये श्रृंखला इधर से 5' तो इधर ये 3' है, हम जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ये श्रृंखला इधर 3' है तो ये श्रृंखला इधर इसकी 5' है। अगर हम किसी भी उसमें देखें किसी भी एंगल से तो डीएनए का जो डायामीटर है, ये डायामीटर ये 20 एंगस्ट्रम का होता है। डीएनए में इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं ये बंद होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ए और टी और जी और सी के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इस प्रकार ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसे हम एक पिच कहते हैं, PITCH पिच, यानी कि इसे हम हेलिकल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और एक पिच में या एक हेलिकल में ये हेलिकल है, इसमें कुल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसे ही 10 यहाँ पर होंगे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह से सब में 10-10 होते हैं। जितने भी ये हैं इन सब में 10 ही होते हैं। डीएनए की जो एक हम मान सकते हैं कि अगर ये खंबा है और इस खंबे के चारों तरफ हमने सीढ़ी चढ़ा दी है या सीढ़ी लगा दी है इस तरह, तो वो सीढ़ी इस खंबे के घूमते हुए ही जाएगी। तो ये जिस एक्सिस और एक्सिस की जो मध्य है यानी कि जो सेंटर है, अगर हम किसी श्रृंखला की बात करते हैं, जैसे ये एक श्रृंखला है डीएनए की इस तरह से, अगर हम इसमें बात करते हैं भाई सेंटर में कौन होगा, यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन होगा, इसके बगल में कौन होगा, तो देखो हमने देखा है कि भाई ए और टी, जी और सी, इनके बीच में ही 3 बंध बनते हैं, यहाँ पर 2 बंध बनते हैं।
इसका मतलब है कि एक्सिस का जो सेंटर है, मध्य भाग है, उसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और जो जो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट हैं वो बिल्कुल साइड में होते हैं। तो मध्य जो एक्सिस बनता है वो किससे बनता है? नाइट्रोजन क्षारकों से बनता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो पिच है ये है, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक पिच की लंबाई अगर हम देखें, ऊंचाई देखें, तो ये भाई 34 एंगस्ट्रम की होती है, 34 एंगस्ट्रम की। इसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी अगर आप देखें तो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। ये सूचना हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट इज ये पता है कि हमको ए के सामने हमेशा टी होता है, 2 बंध बनते हैं, जी के सामने हमेशा 3 बंध बनते हैं। ये हमने यहां से देख लिया है, यानी कि अरेंजमेंट यहाँ इस प्रकार का होता है कि कभी भी ए और सी नहीं जुड़ सकते हैं और ना ही जी और टी जुड़ते हैं। हमेशा अगर देखा जाए तो ए के साथ टी और जी के साथ सी ही जुड़ेगा। दूसरी एक बात और है भाई, बात यह है कि हम कहते हैं कि भाई ए जो है एडेनिन, ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि भाई प्यूरिन से प्यूरिन जुड़ जाए या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन जुड़ जाए? क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा अगर आप यहां देखें तो इसे एडेनिन है, ये एडेनिन है। उसके बाद हमने देखा भाई सामने इसके थाइमिन है। हम ये देखते हैं कि भाई ये जो श्रृंखला बनी हुई है ये लगातार है, यानी कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो लगातार है। ऐसा नहीं भाई रुक रुक के है, एक नाइट्रोजन क्षारक आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो लगातार है जो भी है। तो इनके जो नाइट्रोजन क्षारक जो आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में एक स्ट्रिक हिंड्रेंस होता है। तो इनमें इतनी ही जगह बच पाती है इनके साथ कि एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन ही जुड़ सकता है, क्योंकि प्यूरिन हम देख रहे हैं भाई, प्यूरिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पिरिमिडिन एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में एक इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस से हम कह सकते हैं एक बाधा होती है कि एक प्यूरिन के साथ हमेशा एक पिरिमिडिन ही जुड़ सकता है, कोई दूसरा प्यूरिन जुड़ ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर मान लो हम यहाँ इसके साथ ये प्यूरिन जोड़ना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भाई एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, इनके जो ग्रुप जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए थे वो आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन करेंगे तो कभी भी इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले जो ग्रुप हैं वो कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कभी भी प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन कभी नहीं जुड़ते हैं। हमेशा एक प्यूरिन के साथ दूसरा पिरिमिडिन ही होगा। बता दिया क्यों होगा? क्योंकि उतनी ही जगह बच पाती है भाई। ये तो हम केवल एक देख रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा है। इसी तरह से हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो उसमें जो जगह बचती है जुड़ने के लिए वो केवल एक पिरिमिडिन के बराबर ही होती है, प्यूरिन उसके साथ नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा देखो आप, एक एडेनिन है यानी कि एक प्यूरिन है तो एक पिरिमिडिन है, दूसरा जैसे जी है तो सी है, ए है तो टी है, टी है तो ए है, सी है तो जी है। कभी भी ए से ए, जी से जी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बचती है। नेक्स्ट इज, इसको अगर हम देखें तो डीएनए की 2 श्रृंखलाएं चलती हैं और दोनों श्रृंखलाएं इतनी मजबूती से जकड़ी हुई होती है कि ये प्लेक्टोनोमिक कॉइल कहलाती है। प्लेक्टोनेमिक कॉइल, यानी कि हम इसको जो आइसोलेशन या जो अलग करने के तरीके हैं उनके द्वारा ही अलग कर सकते हैं। हम इन दोनों श्रृंखलाओं को अगर इस तरह पकड़ के खींचते हैं तो कभी भी हम इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये किस तरह से रस्सी के समान है। जिस प्रकार से हम 2 रस्सियों की तुलना, एक रस्सी की तुलना करें, इसमें 2 रज्जुक हैं, क्या हम दोनों रज्जुक को पकड़ के खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। इसी प्रकार कभी भी हम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को पकड़कर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मजबूती से जुड़ी होती है, प्लेक्टोनोमिक कॉइल के रूप में होती है। और इसमें जो ग्रुप्स बनते हैं, देखो ये ग्रुप्स ये है, दूसरा ग्रुप ये है, ऐसे ही एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ये ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रुप्स जो है वो एक ही होता है, मेजर ग्रुप,
माइनर ग्रुप। ठीक है, ऐसा नहीं भाई मान लो कि 5000 न्यूक्लियोटाइड लंबा कोई डीएनए है तो उसमें बहुत सारे मेजर ग्रुप और बहुत सारे माइनर ग्रुप, नहीं, उसमें केवल एक ही मेजर ग्रुप होगा, एक ही माइनर ग्रुप होगा। वो इसलिए बनता है, ये तो हमको संरचना दिखाई दे रही है भाई ऐसे हो सकती है, ये तो हमने खुद ने बनाया है, जबकि ऐसा थोड़ी होता है। डीएनए ऐसा नहीं होता। डीएनए को अगर आप देखेंगे तो डीएनए अगर आप आइसोलेट करते हैं डीएनए को तो डीएनए बिल्कुल जल की तरह होता है, बस उसकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है वो ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि एडेनिन है, ग्वानिन है और लंबी श्रृंखला है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा विस्कस होता है। बाकी अगर एक साइड में हम बोतल में पानी रख दें, जल रख दें H2O, और एक साइड में हम डीएनए रख दें तो हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कौन सा डीएनए है और कौन सा H2O है। इतना ज़्यादा अगर देखा जाए तो दोनों में कभी भी हम ये द्विकुंडलित स्ट्रक्चर या जो इस तरह की स्ट्रक्चर कभी दिखाई नहीं देती है। हम चाहे कितना ही ज़्यादा डीएनए निकाल लें लेकिन कभी भी हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, कोई धागा दिखाई देता ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपसे कि H2O के अंदर या बेंजीन के अंदर या किसी के अंदर भी आपको, आप जल का उपयोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, या कभी भी आपको HOH के बीच में बनता हुआ दिखाई दिया है? नहीं। इसी प्रकार से ये केमिकल ही तो है भाई। डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए इज ओनली केमिकल, केमिस्ट्री है इसकी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे जीवन को चलाता है, पूरी सेल को चलाता है, पूरे शरीर को चलाता है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। अब अगर बात आ गई आनुवांशिक सूचना की तो देखें, आनुवांशिक सूचना को केवल और केवल नाइट्रोजिनस बेसिस ले जाते हैं। ये ध्यान रखना भाई, कभी भी फॉस्फेट और राइबोस नहीं ले जाता है, या पेंटोस शुगर नहीं ले जाती है, ना फॉस्फेट ले जाती है। हमेशा आनुवांशिक सूचनाओं को नाइट्रोजिनस बेसिस ले जाते हैं। ये ए है, जी है, टी है, सी है, ये ले जाते हैं। कभी भी पेंटोस शुगर नहीं ले जाएगी और ना ही फॉस्फेट ले जाएगा। ठीक है, इसलिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री या पूरक होती है, ये हम सभी जानते हैं और पढ़ते भी हैं भाई, बहुत हम पढ़ चुके हैं डीएनए के बारे में। तो ऐसी कोई चीज़ एक यही है बच्चे, कंप्लीमेंट्री होती है, एंटी पैरेलल होती है। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि ए से हमेशा टी जुड़ता है और जी से हमेशा सी जुड़ता है, कंप्लीमेंट्री है। ये इसका कंप्लीमेंट्री बेस है, पूरक क्षार है। ए का कंप्लीमेंट्री बेस टी है, टी का कंप्लीमेंट्री बेस ए है, जी का कंप्लीमेंट्री बेस सी है और सी का कंप्लीमेंट्री बेस जी है। इस प्रकार से डीएनए की पूरी श्रृंखला में कंप्लीमेंट्रिटी पाई जाती है, पूरकता। उसके बाद दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है, ये हमने जाना है, क्योंकि एक श्रृंखला जैसे देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है तो दूसरी श्रृंखला उसके विपरीत दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रही है। इसका मतलब है कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है, प्रति समांतर। अब ये तो डीएनए की संरचना से संबंधित हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो भाई जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखे हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ए, सी, जी, टी, इनके कुछ और काम भी होते हैं, इनके कुछ और काम भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज नंबर 1 एज ए एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी के रूप में ये काम करते हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। एनर्जी करेंसी देखो, दिस इज हम कहें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी एंड टीटीपी, दीज आर एनर्जी करेंसी। अब एक बात समझ में आए कि भाई ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स,
ये अगर आप देखें तो डीएनए के नहीं है, ये सब आरएनए के हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कि जो एटीपी है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है या उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है, सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका है, आरएनए का है या डीएनए का है। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर एटीपी है, जीटीपी है, डी नहीं लगाया है। अगर डीऑक्सी एटीपी होता या डी एटीपी होता तब वो आरएनए से होता, सॉरी डीएनए से होता, अब ये आरएनए से है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये एडेनिन है अपना, दर्ज देखो ये एडेनिन है, इस एडेनिन से जुड़ा हुआ है भाई एक अपना जो बनाया था हमने शुगर, एसिड बना दिया मैंने, शुगर है ये, और इस शुगर से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट है। फिर इससे दूसरा फॉस्फेट है, फिर इससे तीसरा फॉस्फेट है, इस तरह से। अब प्रकृति में हम जानते हैं कि समान जो आवेश होते हैं उनमें जैसे PO4-2 है, फॉस्फेट फॉस्फेट में अगर देखा जाए तो प्रतिकर्षण होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एटीपी का निर्माण होता है। अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ये, तो इसका नाम है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो डीएनए की सॉरी आरएनए के अंदर पाया जाता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसी को हम कहें कि ये डीएनए में पाया जाए तो हम कहेंगे DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां से लेकर और यहां तक अब देखें तो दिस इज ADP, और यहां से लेकर और यहां तक हम देखें तो ये ATP हो जाता है, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो ये ATP हो जाता है। ये जो बंध है, ये वाला बंध, ये वाला बंध, ये वाला बंध, तो भाई ये जो पहला बंध जो है ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ATP के अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, थोड़ा समझने की बात है भाई। और ये जो बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड एनहाइड्राइड बॉन्ड है, एनहाइड्राइड। ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई, काफ़ी डीप है, लेकिन ये क्वेश्चन आजकल खूब आते हैं क्योंकि ऊपर का सरफेस का जो मैटर है वो खत्म हो लिया है, बहुत सारे एग्जाम चलते रहते हैं, ठीक है। तो आजकल डीपली पूछा जाता है, सिंपल से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है। तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। जब अब हम कहते हैं भाई एटीपी जो है वो ऊर्जा की मुद्रा है, यानी कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी एनर्जी के रूप में संचित होता है। तो एटीपी एक ऊर्जा की मुद्रा है, इसी तरह सीटीपी, इसी तरह यूटीपी, टीटीपी, जीटीपी, ये सब क्या है, ऊर्जा की मुद्राएं हैं। अब अगर इनमें हम देखें, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और 2 एनहाइड्राइड बॉन्ड है। अगर मान लीजिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड टूटता है तो फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड अगर टूटता है तो बनता है तो केवल 14 किलो जूल एनर्जी निकलती है, और अगर एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटता है तो 30 किलो जूल एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी आई कहां से, निकल तो रही है। हम सब जानते हैं कि जब एटीपी है वो ऊर्जा की मुद्रा है, यानी कि एटीपी ऊर्जा है शरीर, सेल के अंदर, सॉरी शरीर में, सेल में हम जो भी काम करते हैं वो सब एटीपी से ही मिली ऊर्जा के द्वारा करते हैं। तो एटीपी एक सेल के अंदर रासायनिक एनर्जी है। अब ये आती कहां से है, आखिर ऐसा क्या है? हम तो कह रहे हैं फॉस्फेट फॉस्फेट कभी जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश है। लेकिन फिर ये एनर्जी आती कहां से है? देखो ये एक चुंबक है, मान लीजिए मेरे पास 2 चुंबक हैं, इसका ये एन सिरा है, इसका ये एन सिरा है। अगर मैं इनको नॉर्मल रूप से लाऊं तो ये सिरे कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं इनको बल के साथ लाऊं, थोड़ा फोर्स लगाऊं, तो ये सिरे दोनों एक साथ आ सकते हैं। अब इनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा, यानी कि इनका जो प्रतिकर्षण था उसे मैंने ऊर्जा के द्वारा खत्म कर दिया, बल के द्वारा खत्म कर दिया। इसी तरह से जब इनमें
देखो ये AMP तो बनता है, सबसे सरल रूप AMP होता है, इससे आगे नहीं टूटेगा क्योंकि AMP एक न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद जब ADP बनता है यहाँ, तो इसमें इस जगह पर एनर्जी आ जाती है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ही इस बॉन्ड को भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इनमें जो प्रतिकर्षण होता है, उस प्रतिकर्षण को हाई एनर्जी के द्वारा हटा दिया जाता है। तो जब हाई एनर्जी इन बंदों की जगह पर आ जाती है तो प्रतिकर्षण हट जाता है। जब ये टूटते हैं तो इस प्रकार से ये एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये ATP यानी एनर्जी करेंसी भी होते हैं। दूसरा, ये कुछ एंजाइमों के कोफैक्टर्स भी होते हैं। नंबर 2, एंजाइमों के कोफैक्टर्स भी होते हैं, एंजाइम्स कोफैक्टर। जैसे आप देखो NAD, तो निकोटिनेमाइड NAD, ठीक है। FAD कोएंजाइम, तो ये हमारी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये कोएंजाइम हैं, उनके भी ये प्रीकर्सर है, सॉरी कोफैक्टर है, उनके प्रीकर्सर हैं। ये सब न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। नेक्स्ट इज तीसरा है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में भी कार्य करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में भी कार्य करते हैं। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये CAMP होता है। अब ये CAMP है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक AMP। देखो CAMP, साइक्लिक AMP, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। हम जब लैकोपेरोन पढ़ते हैं तो लैकोपेरोन में कैटाबोलाइट रिप्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज की मात्रा सेल में ज्यादा है तो उसमें जितना भी AMP है वो पूरा के पूरा AMP ATP में बदला हुआ है। यहां हम देखते हैं, देखो ATP से ADP बना, ADP से AMP बना। अगर एनर्जी ज्यादा है तो पूरा AMP ATP में रहेगा, और अगर एनर्जी कम है तो ATP पूरा AMP में रहेगा। तो देखो जब एनर्जी यानी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तब पूरा के पूरा AMP ATP में बदल जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मान लो हम कह रहे हैं भाई ग्लूकोज की कमी आती है, सेल उसको ऑब्जर्व नहीं करती है, जो भी है। जब ग्लूकोज की कमी आ जाएगी तो सेल क्या है, पाचन किसका करेगी, अब ATP नहीं बनेगा। ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ATP ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा कम है, ATP कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ATP से बदल के AMP। तो वो AMP फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एक एंजाइम जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये AMP CAMP में बदल जाता है। और CAMP यहाँ एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, जिससे जो जीन रेगुलेशन है वो होता है। हम भी अगर हम अपने इसको देखें तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी CAMP के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका प्रोडक्शन जो है वो भी CAMP के द्वारा किया जाता है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी CAMP के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा जितना भी ब्लड है, सॉरी जितना भी ग्लूकोज है जो हमने भोजन के द्वारा लिया है वो पूरा ब्लड के अंदर आता है। फिर ब्लड से जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, इंसुलिन का निर्माण होने लगता है। तो इंसुलिन का निर्माण जब हो जाता है तो इंसुलिन फिर ब्लड में आता है और फिर इंसुलिन सेल से चिपकता है। सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं वो जब इंसुलिन उनसे चिपक जाता है तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है सेल की वो कई गुना बढ़ जाती है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो CAMP हमको सेल को बताता है कि अब भोजन की कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है। जैसे ही CAMP की मात्रा
कम होती है, यानी कि जैसे ग्लूकोज बढ़ता है तो CAMP की मात्रा कम होगी, जैसे CAMP की मात्रा कम होगी अपने आप CAMP एक सूचना दे देगा कि अब अग्नाशय की जो बीटा सेल्स हैं उनको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ चुका है। तो ये एक सेकेंडरी मैसेंजर का कार्य भी करता है। नेक्स्ट एक दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं भाई, एक तो है न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। देखो कभी कभी इन न्यूक्लियोसाइड्स को, ये न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स हैं, इन न्यूक्लियोसाइड्स को एक तो है AZT और एक है DDC, सॉरी DDC। तो AZT एजिडो 3' एजिडो डीऑक्सीथाइमिडीन, 3' एजिडो डीऑक्सीथाइमिडीन, एक तो ये है, और एक है 3' 5' डाइडिऑक्सी, सॉरी 2' डाइडिऑक्सी साइटोसिन। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इनका उपयोग HIV जो बीमारी है, HIV जो वायरस, इससे होने वाला जो रोग है एड्स, उसके रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये ध्यान रखना भाई। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड्स टेबलेट के रूप में यानी कि ट्रीटमेंट ड्रग्स के रूप में दिए जाते हैं। तो उससे क्या है कि जो जब ये न्यूक्लियोसाइड, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई थाइमिडीन, ये साइटोसिन, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स उनके साथ कंपीट होते हैं, यानी कि थाइमिडीन के और साइटोसिन के साथ कंपटीशन करते हैं। तो डीएनए के अंदर जो सेल है उसके डीएनए में थाइमीन और साइटोसिन के स्थान पर ये जुड़ जाते हैं AZT और DDC। तो इसका मतलब है कि उसका डीएनए जो है वो गलत हो जाता है, उस सेल का डीएनए। जब गलत डीएनए हो जाता है तो फिर उसका डीएनए कभी ये ठीक नहीं होगा, उस सेल को फिर वो जो अपनी जो सेल का शरीर का जो बॉडी है, तो जो सेल का सिस्टम है मारने का, जिसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, उसके द्वारा ये सेल मार दी जाती है। फिर इस सेल का मतलब जो डीएनए है वो आगे यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम HIV से जो ग्रसित सेल्स हैं उनको धीरे धीरे करके मार सकते हैं। तो ये HIV के ट्रीटमेंट में ये काम आते हैं। उसके बाद एक और है भाई कि प्लांट्स के अंदर एक 5-मेथिल साइटोसिन है, 5-मेथिल साइटोसिन। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है 5-मेथिल साइटोसिन। इस 5-मेथिल साइटोसिन, तो इसमें जो 5-मिथाइल साइटोसिन है, ये 5-मिथाइल साइटोसिन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये देखो साइटोसिन होता है, लेकिन ये कैसा है 5-मिथाइल साइटोसिन। तो 5-मिथाइल साइटोसिन भी इनके अंदर पाया जाता है। 25% तक प्लांट्स के अंदर 5-मिथाइल साइटोसिन ही होता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा जीके का या जनरल साइंस का या नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई कौन सा न्यूक्लियोटाइड पादपों में जो आभासी न्यूक्लियोटाइड है वो पाया जाता है। तो ये है 5-मिथाइल साइटोसिन। उसके बाद अगर हम T1 जो बैक्टीरियोफाज है उसमें अगर देखें तो उसमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है। जो T1 इसको हम कहते हैं टी सम जीवाणुभोजी, T1 बैक्टीरियोफाज। तो T1 बैक्टीरियोफाज के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन होता है। एक और है भाई, हमने देखा कि अगर A है एडेनिन तो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी मोनोफॉस्फेट। अगर G है तो गोनासिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन एक ऐसा भी न्यूक्लियोटाइड होता है जिसका या नाइट्रोजन बेस होता है जिसका नाम कुछ और है, जैसे इनोसिन। लेकिन जब इसको हम
उस समय देखते हैं तो ये हो जाता है इनोसिन का जेंथो एक सूडो यूरोडिन होता है, इसका यार तो इनोसिन का जो है वो हाइपोजेंथिन हो जाता है। अगर इनोसिन है, जैसे इनोसिन, तो इनोसिन